हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो कि डायरेक्टली इंटर रिलेशनशिप में होते हैं बायोटिक फैक्टर्स के साथ। अब किस तरह से अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो बायोटिक फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं और किस तरह से बायोटिक फैक्टर्स इन अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाते हैं या उस स्ट्रेस की कंडीशन को किस तरह से टॉलरेट करते हैं, वो टॉपिक हमारा आज का है। तो देखते हैं, रेस्पॉन्ड टू अबायोटिक फैक्टर्स, यानी बायोटिक फैक्टर्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अबायोटिक के फैक्टर्स के रेफरेंस में रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटाट्स में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम and the organism living in such habitat cope with stressful condition by maintaining the constancy of their internal environment। क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बाहर होने वाले चेंजेस, उनके हैबिटाट या हैबिटाट के एनवायरनमेंट में होने वाले ड्रेस्टिक चेंजेस से कोप अप करते हैं और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि वो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स बॉडी डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस नीडेड फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी जो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, उस चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी ऑर्गेनिज्म का सरवाइव कर जाना और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कोप अप कर लेना उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं बॉडी की, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो किस तरह से अबायोटिक फैक्टर्स में रेस्पॉन्स शो करते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। रेगुलेट, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स। यानी जो रेगुलेट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को या अपने एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, वो कहलाते हैं रेगुलेटर्स। आर कॉल्ड रेगुलेटर्स बाय फिजियोलॉजिकली मीन्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एटसेट्रा, जिसमें कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं और अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी जो वाटर का लेवल है और आयंस का उसमें मिक्स होना है, वाटर की कंसंट्रेशन और आयंस की कंसंट्रेशन, उसे भी मेंटेन कर लेते हैं। ये ज़्यादातर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स से रिलेटेड होगा और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सारे ऑर्गेनिज्म में। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स and a very few lower vertebrate and invertebrate species are capable of such regulations। रेगुलेटर्स की कैटेगरी में सारे बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, उसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज भी रेगुलेशन करने में सक्सेसफुल होती है। ड्यू टू दिस मैमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी अर्थ। इसी वजह से, क्योंकि वो रेगुलेटर्स होते हैं, मैमल्स और बर्ड्स, वो अर्थ के सारे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। कन्फर्म, द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। जो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते या कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो क्या कहलाते हैं? कन्फर्मर्स। Almost 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment। 99% of animals and plants जो होते हैं वो constant environment को मेंटेन नहीं कर पाते, इंटरनल एनवायरनमेंट को। इसी वजह से उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? कन्फर्मर्स की। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे ही उनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है तो उस वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेस पे ही उनकी जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है।
These organisms are called conformers because they conform to the ambient environmental condition. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. Thermoregulation का मतलब होता है अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है या मैनेज कर लेता है, कांस्टेंट कर लेता है, तो वो थर्मोरेगुलेशन कर सकता है. हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. उनके वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. हैंस दीज एनिमल्स टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट. इसीलिए जो छोटे एनिमल हैं वो बॉडी हीट को बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं. व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, अगर बाहर कोल्ड है तो उन्हें क्या करना है, अपने अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट की कंडीशन में टेम्परेचर बहुत लो है तो उन्हें क्या करना है, अपने बॉडी का टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग लो करना है. तो वो क्या करते हैं, हीट लॉस करते हैं, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है. इन सच अ कंडीशन दे नीड टू एक्सपेंड टू मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म. इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं मेटाबॉलिज्म से. दिस इज द रीज़न वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन. इसीलिए बहुत ही ये रेयर होता है कि पोलर रीजन में स्मॉल एनिमल्स नहीं प्रेजेंट रहते, क्योंकि वो जो है वहाँ उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते. क्योंकि क्या करना पड़ता है, अगर आउटसाइड बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो हमें क्या करना पड़ता है, हीट को कंज्यूम करना पड़ता है. हीट लॉस अगर कम से कम होगा तो ही उस केस में हम कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे. इसीलिए जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन्स में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी से हीट लॉस, अभी अपन ने पढ़ा, हीट लॉस बहुत ही जल्दी हो जाता है. और हीट लॉस जल्दी होने की वजह से वो हीट को कंज्यूम नहीं कर पाते और इसी वजह से वो ज़्यादा कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने में एबल नहीं होते. Some species have evolved the ability to regulate, but they can do so only over a limited range of environmental condition. कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो रेगुलेशन कर सकते हैं, पर उसमें भी एक लिमिटेड रेंज की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, यानी कुछ कंडीशंस में ही उनमें से वो सर्वाइव कर सकते हैं. बियॉन्ड दिस रेंज दीज स्पीशीज बिकम कन्फर्मर्स. उसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, कन्फर्मर्स. For escaping environmental stress for a short duration, these organisms follow either of two alternatives which are as follows. कुछ समय के लिए जो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरह के अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं. उनके बारे में हमें पढ़ना है. एक होता है माइग्रेट और एक होता है सस्पेंड. अब माइग्रेशन क्या होता है कि जिस नॉर्मल हैबिटाट में जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो लाइव कर रहा है, वो कुछ टाइम के लिए उस एनवायरनमेंट को, जहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन डेवलप हो रही है, वो कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटाट को छोड़ करके कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे कि, और जब वहाँ की स्थितियाँ उनके नॉर्मल हैबिटाट की जो स्थिति है या जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर हो जाती है, तो वापस से वो लौट करके आ जाते हैं. अभी अपन उसमें एग्जाम्पल देखेंगे. नेक्स्ट होता है सस्पेंड. सस्पेंड के अंदर दो चीज़ें होती है, हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन. सस्पेंड होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो क्या कर लेते हैं, कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को इनएक्टिव स्टेट में ले जाते हैं. तो सस्पेंड के अंदर दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन. हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, यानी विंटर्स में आपने देखा होगा कि लिजार्ड्स वगैरह ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो क्या करती है, एक ऐसी प्लेस पे, सेफ प्लेस पे चली जाती है जहाँ की वो अपनी बॉडी को इनएक्टिव स्टेट में कर लेती है. उस केस में उन्हें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती और उन्हें ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं करना पड़ता. और जैसे ही जो टेम्परेचर है या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है नॉर्मल होती है, वो लोग वापस से अपने हैबिटाट में, एनवायरनमेंट में लौट करके आ जाते हैं. ऐसे ही होता है एस्टाइवेशन, जिसे कि कहा जाता है समर स्लीप. उस केस में होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ओवर हीट या ओवर टेम्परेचर को में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, उसे कहा जाता है एस्टाइवेशन. तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माइग्रेट. द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटाट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर.
ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दूर चला जाएगा, टेम्पररी कुछ समय के लिए स्ट्रेसफुल हैबिटेट से दूर चला जाएगा, ऐसे सेफ प्लेस पे जहाँ वो सर्वाइव कर सके। और जब वो उसके पर्टिकुलर हैबिटेट की स्ट्रेसफुल कंडीशन दूर होगी, वो वापस से रिटर्न आ जाएगा बैक अपने नॉर्मल हैबिटेट में। Many species of birds migrate from Siberia to India during the winter in northern hemisphere। जैसे कि अपने अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं विंटर के सीजन में। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं साइबेरिया से इंडिया यहाँ पे, क्योंकि वो उस जगह पर उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। These birds migrate to escape the harsh climate during these months। वो हार्श क्लाइमेट में से एस्केप होने के लिए माइग्रेशन कर लेते हैं। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट वंस द विंटर सीजन इज ओवर। जैसे विंटर सीजन ओवर होता है वो वापस से अपने नॉर्मल हैबिटेट में या ओरिजिनल हैबिटेट में लौट करके चले जाते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना सस्पेंड। मैनी ऑर्गेनिज्म सस्पेंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं, यानी बहुत लो कर देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। इन्हीं वजह से जो बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स के स्पोर्स जो है वो थिक वॉल बनाए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, या बनते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलती है तो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इन हायर प्लांट सीड डोरमेंसी इज अ मीन्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। सीड डोरमेंसी क्या होती है कि जैसे सीड्स हमारे घरों में हमने देखा होगा, चना होता है और भी बहुत सारे सीड्स हैं जिसे हम घर में रखते हैं। तो वो सीड्स कभी भी जर्मिनेट होते हैं क्या घर में रखे हुए? नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। और जैसे ही हम उन सीड्स को लेकर सॉइल में इम्प्लांट करेंगे, उन्हें वही टेम्परेचर मिलेगा, उन्हें वाटर मिलेगा और उन्हें मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, तो वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो वो पीरियड जिसमें सीड्स जर्मिनेट नहीं होते वो कहलाते हैं सीड डोरमेंसी। तो हायर प्लांट्स के जो सीड हैं उनके अंदर होती है सीड डोरमेंसी। किस कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। सम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर प्लांट्स आल्सो हेल्प इन सर्विंग द सेम पर्पस। बियर्स गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। जो जैसे पोलर बियर्स हैं या जो नॉर्मल बियर्स हैं वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर मंथ्स में। और हमने लिजार्ड्स भी एग्जांपल देखा है, लिजार्ड्स भी क्या करती है, हाइबरनेट करती है विंटर मंथ्स में। फ्रॉग्स गो इनटू समर एस्टाइवेशन टू अवॉइड हार्ड समर्स। ऐसे ही फ्रॉग्स जो हैं वो समर सीजन में एस्टाइवेशन शो करते हैं, वो क्योंकि हार्ड समर को यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए। मैनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स एंटर डायापॉज, दैट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ऐसे ही एक कंडीशन होती है जू प्लैंक्टन की जिसे कहा जाता है डायापॉज। उसमें वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर लेते हैं या अपने डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है डायापॉज। और कौन करता है डायापॉज? जू प्लैंक्टन्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डायापॉज के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हाइबरनेशन एस्टाइवेशन पे भी, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो डायापॉज क्या होता है? एक स्टेज है जिसमें कि डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लेते हैं जू प्लैंक्टन्स। और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं जू प्लैंक्टन्स? लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जू प्लैंक्टन्स। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वाटर में, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल।